हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHI 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले मैं MHI 101 की एक वीडियो और बना चुकी हूँ जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो इसका पार्ट 1 वीडियो है। आप लोग चाहें तो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो हैं इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं गेस्ट पेपर्स। अगर आप लोग चाहें तो अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट से। आपको गूगल पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com और आप पहुंच जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पे। यहाँ से आप लोग अपने असाइनमेंट्स को, गेस्ट पेपर्स को, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप पे अपने नोट्स को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो MA कोर्सेज वाला नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी क्वेरी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि नोट्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, गेस्ट पेपर में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, या प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस कैसे होंगे, सैम्पल वगैरह आपको देखने हैं, तो आप लोग उसमें मास्टर्स कोर्सेज वाला जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो MHI 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला आपका क्या क्वेश्चन है? पहला जो आपका क्वेश्चन है वो पौधों से जुड़ा हुआ है कि पौधों के प्राणी पालन से आप क्या समझते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिकेशन। जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है ना, वैसे ही एक होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। कृषि के प्रसार का लेखा जोखा भी आपको देना है, यानी कि आपको कृषि के बारे में भी साथ में बताना है। तो सबसे पहले आप प्लांट्स के बारे में बताएंगे कि जो इंसान है उसने इन प्लांट्स को कैसे उगाना शुरू करता है वो। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि 2800 ईसा पूर्व के बाद पश्चिम एशिया में वनस्पति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले, जहां बड़े बीज वाली घासों का फैलाव हुआ। घासें दो प्रकार की थीं, एक जिनके डंठल नाजुक होते थे और जल्दी बीज गिरा देती थी, और दूसरी जिनके डंठल मजबूत होते थे और पकने तक बीजें रोक रखती थी। तो दो प्रकार की घासों के बारे में इसमें बताया हुआ था आपकी किताब के अंदर ही कि दो प्रकार की घासें थीं। इसके अलावा जो मानव है वो नाजुक डंठल वाली घासों से बीज इकट्ठा किए, लेकिन समय के साथ उन्होंने मजबूत डंठल वाली घासों को खेती के लिए चुनना शुरू किया, भले ही वह अधिक मेहनत का काम था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स भी कोई एक दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं होती है। ये प्रोसेस ना धीरे धीरे होती है। अब दो तरीके का चयन होता है। अगर मैं जाती हूँ, मुझे कुछ उठा के लाना है जंगल में से, तो या तो वो जो व्यक्ति है वो जाएगा, वो अपने हिसाब से उसको ले लेगा, उठा लेगा कुछ भी, या फिर वो घर से सोच के जाएगा कि अच्छा मेरे को नहीं यही वाला मुझे लेना है। तो पौधों का जो चयन होता था वो पहले जो है अचेतन चयन होता था। अचेतन का मतलब ये होता है कि अनकॉन्शियस होता था, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि वो सचेत पौधों का चयन करने लगे। सचेत का मतलब ये है कि समझदारी से करने लगे। जैसे कि वैज्ञानिक आपके वेविलोव और एंगल ब्रैकेट ने उल्लेख किया है, जो जौ, राई और बाजरा जैसी कुछ फसलें शुरुआत में खरपतवार मानी जाती थी और या उपेक्षित थी, लेकिन बाद में इन्हें जो है उन्होंने किस में बदल लिया? घरेलू फसलों में बदल लिया। तो पहले ये सब फसलें ना उनके घर के आसपास खुद ही उग जाती थी एज वीड्स, ठीक है। आज भी देखो कई सारे वीड्स हमारे आसपास उग जाते हैं, तो वो उग जाती थी। पर बाद में वो क्या करते हैं उनसे कि उन्हें बदल लेते हैं घरेलू फसलों में। तो खेती के लिए जल स्रोतों के पास या पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि की सफाई की भी आवश्यकता होती थी। इसका प्रमाण इजराइल के नेटिव हेगडूड और सीरिया के अबू हुरैरा जैसे शुरुआती स्थलों में मिलता है, जहां 10,500 से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास उन्नत शिकारी संग्रहकर्ता जंगली गेहूं, जौ और राई की खेती कर रहे थे। तुर्की, इराक और ईरान में भी हमें इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो इसी तरह की कृषि गतिविधियां हुई जहां अनाज उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर पाए गए, जो दर्शाता है कि मनुष्य ने जानबूझकर पौधों को बाद में पालतू बनाया। तो यानी कि पहले ये एज वीड्स उनके घरों के आसपास उग जाते थे। पहले वो मतलब लोगों को इतना चेतन नहीं था, लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे उन चीज़ों को लेकर। पर धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो कॉन्शियस हुआ और उसने इन चीज़ों को जानबूझकर उगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने आपसे दूसरी चीज़ क्या पूछी थी कि कृषि के प्रसार का भी आपको लेखा जोखा देना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो PDF है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल गूगल से ये वाला PDF, जो भी मैं यूट्यूब पे कराती हूँ ना, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको गूगल से उनके PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको कैसे आपको डाउनलोड करना है, आप सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए MHI 101 जून 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी के आगे ना आप हिंदुस्तान नॉलेज लिख देना। तो वहाँ से जो है आप हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे और उधर से नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। उस आर्टिकल में नीचे आपको PDF का लिंक मिलेगा। और अगर आपको नहीं करना आ रहा है डाउनलोड, तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है। आप फिर भी नहीं कर पाते हो तो कमेंट करके बता दो, मैं लिंक भेज दूंगी। पर आप लोगों को डाउनलोड ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को, इनके जो PDFs को जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपकी ना रिवीजन अच्छे से होगी, और रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि शिकार से कैसे खेती की ओर उनका संक्रमण होता है। तो पौधों और जानवरों को पालतू बनाना कोई अचानक बदलाव नहीं था। यह धीरे धीरे शिकार और संग्रह से खेती की ओर एक लंबी प्रक्रिया थी। जलवायु और ज्ञान की भूमिका इसमें हम देखते हैं। इसका क्या मतलब है? जब इंसान अलग अलग जलवायु और वातावरण में रहने लगे तो उन्हें पौधों और जानवरों के बारे में अधिक जानकारी मिलती गई। अगर हम बात करें मेसोलिथिक काल की, तो ये एक मोड़ का समय था। मोड़ का समय यानी कि यहाँ से हम क्या देखते हैं कि बदलाव आना शुरू हो गया था। तो मेसोलिथिक वह समय था जब इंसान धीरे धीरे स्थायी जीवन जीने लगे। यह शिकार आधारित जीवन और खेती आधारित जीवन के बीच की एक कड़ी थी। जी क्लार्क के अनुसार इसी समय लोगों ने जानवरों और पौधों के साथ अपने संबंध बनाने के कारण जीवन शैली जो है वो बदल ली थी। तो यानी कि मीजोलिथिक पीरियड आप कह सकते हो एक ट्रांजिशन वाला पीरियड था, जहाँ पे जो लोगों ने ट्रांजिशन करा, अपनी जीवन शैली को उन्होंने बदल लिया। और नियोलिथिक में तो एक तरीके की क्रांति ही आ गई। इंसानों ने जो है अपना खाना उगाना शुरू कर दिया, उनके औजार बेहतर हो गए और वो स्थायी बस्तियों में रहने लगे। जैसे कि हमारे रिसर्चर गार्डन चाइल्ड जैसे आर्थिक उन्होंने उसे क्या कहा है, आर्थिक क्रांति कहा है। आर्थिक क्रांति का मतलब है कि जैसे इंसान है ना, एक समय पे इंसान ने आग के बारे में, आग का आविष्कार किया था। ठीक है, किसका? आग का, फायर का। वो एक बहुत बड़ी बात थी। सिमिलरली यहाँ पे गांवों को बनाना और स्थायी बस्तियों को बनाना भी एक बड़ी बात है। तो खेती की शुरुआत क्यों हुई? तो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कई सारे विचार दिए हैं। हर किसी में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, यानी किसी को नहीं पता कि ये शुरुआत आखिर हुई क्यों थी। क्या पता जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई हो, या एक जगह से शुरू होकर फैल गई हो, या किसी व्यक्ति की ने खोज की हो, या जानवरों को पालतू बनाया गया, या पौधों को, ये भी किसी को नहीं पता। खेती के कुछ खतरे, जैसे कि शुरुआती खेती जोखिम भरी थी, इंसान के लिए अनिश्चित थी, पर फिर भी लोग शिकार छोड़कर खेती की ओर बढ़े, है ना। देखो ये चीज़ तो है ही। शुरू में जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जोखिम होता है, पर फिर भी इंसान ने जोखिम उठाया। और हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और पर्यावरण बदला, इंसानों को भी अपने भोजन के तरीकों को बदलना पड़ा। जैसे जानवर और पौधे प्राकृतिक दबाव के कारण बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी जो है समय के साथ बदलता है। और हिमयुग का एक बहुत बड़ा हम प्रभाव देखते हैं। तो हिमयुग ने इंसानों को प्रकृति के बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा। इससे उनके दिमाग, सोचने की शक्ति और सामाजिक जीवन में सुधार हुआ। इन बदलावों का असर पहले के समय की तुलना में हिमयुग में अधिक गहरा था। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस 15वीं सदी की। अब ये देखो, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे फैक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 15वीं सदी में हिंद महासागर में जो समुद्रिक व्यापार जो था, ठीक है, समुद्र से होने वाला जो व्यापार है, बस उसके बारे में आपको नोट लिखना है। उसके अंदर मैं बहुत ही ईजिली आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। तो 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर का समुद्री व्यापार विश्व के सबसे सक्रिय और परस्पर जुड़े हुए व्यापारिक तंत्रों में से एक था। यह व्यापार नेटवर्क पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक फैला हुआ था, जिसने विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और बाजारों को बंदरगाहों, व्यापारियों और समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़ा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या देखते हैं कि विभिन्न जो एरिया हैं वो इसमें जुड़े हुए थे। ये एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक नेटवर्क था। अब हम यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में क्या आता है, जैसे कि मॉनसूनी हवाएं। सबसे पहले आप बताएंगे मॉनसूनी हवाओं के बारे में। मौसमी मॉनसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रा को पूर्व अनुमान योग्य बना दिया। देखो, मौसम जो हवा होती है ना, वो शिप्स को आगे ढकेलती है। हवा के सहारे लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे व्यापार पूर्वी अफ्रीका, अरब, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच नियमित रूप से यात्रा कर सकते थे। प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो भारत में कालीकट और खंबात, यमन का अदन, दक्षिण पूर्व एशिया का मलक्का और पूर्वी अफ्रीका का जंजबार जैसे बंदरगाह व्यापार के मुख्य केंद्र थे। तो आपने मॉनसूनी हवाओं के बारे में बताना है, बंदरगाहों के बारे में बताना है, और आपको बताना है कि कौन कौन सी विभिन्न जो वस्तु हैं जिनका वो व्यापार करते हैं, जिसमें आपके मसाले, वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब आते हैं। कौन कौन से विभिन्न देशों के लोग इसमें भागीदार थे? तो हिंद महासागर व्यापार किसी एक शक्ति के अधीन नहीं था, बल्कि इसमें विभिन्न व्यापारी समुदाय भी शामिल थे। अरब और फारसी व्यापारी समुद्र के पश्चिमी भाग में सक्रिय थे। भारतीय व्यापारी गुजरात, मालाबार यहाँ पे थे। चीनी व्यापारी भी थे, मिंग वंश के, ठीक है, और अफ्रीकी व्यापारी भी हम इसमें देखते हैं। राज्यों और साम्राज्यों की भूमिका इसमें एक बड़ी, जैसे कालीकट के जैमोरिन, ठीक है, जैमोरिन के बारे में जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जैमोरिन जैसे क्षेत्रीय शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और व्यापारियों को सुरक्षा और बंदरगाह सुविधाएं जो है प्रदान की। मिंग राजवंश के नौसैनिक अभियानों ने राज्य प्रायोजित व्यापार और समुद्री श्रेष्ठता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम जल्दी आगे बढ़ गए थे, जिससे आप लोग भूल गए होंगे कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। तो हम 15वीं सदी में हिंद महासागर के समुद्रिक व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं।
जिसके अंदर हमें एक लेख लिखना है। उस लेख के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, हम बताएंगे कि ये जो व्यापार नेटवर्क है ये कहाँ से कहाँ तक और कैसे फैला हुआ था। फिर मैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। प्रमुख विशेषताओं में मानसूनी हवाएं, प्रमुख बंदरगाह, विविध वस्तुओं के बारे में सारा का सारा एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना है। फिर कौन कौन से देश इसमें भागीदार थे, कौन कौन से जो हम व्यापारी कह सकते हो आप, कौन कौन से व्यापारी जो हैं वो इसमें भागीदार थे, वो हर जगह का हम आप बताएंगे। फिर क्या राज्यों और साम्राज्यों की जो राजा थे उस टाइम पर, जो बड़े बड़े राजाओं के साम्राज्य थे, उनकी क्या इसमें भूमिका थी, उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि वो सुविधाएं प्रदान करते थे। विजयनगर और बहामानी जैसे भारतीय राज्य भी व्यापार को प्रोत्साहन देते थे, आर्थिक समृद्धि वो लाना चाहते थे। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में हम बात करें तो व्यापार के साथ साथ विचारों, धर्मों और तकनीकों और का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, बहुसांस्कृतिक बंदरगाह नगर सांस्कृतिक संपर्क के केंद्र बन गए थे। तो हम क्या देखते हैं कि जो बंदरगाह थे, जो भी हमारे बंदरगाह थे, वो कैसे बन गए थे, वो बन गए थे बहुसांस्कृतिक। ठीक है, कैसे बंदरगाह थे हमारे, बहुसांस्कृतिक बंदरगाह, यानी वहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग हमें देखने के लिए मिलते थे। स्थानीय वर्चस्व का अंत हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में भारत आया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैं आपको बता रही थी कि इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो उसके आने के बाद हम क्या देखते हैं कि विशेष रूप से पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। अगर कोई बोले कि कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे पहले आई थी, तो वो पोर्टुगीज ही थे। तो पोर्टुगीज जब आते हैं तो उन्होंने जो स्थानीय वर्चस्व था व्यापार में, उसको पूरा वो बदल देते हैं। तो 15वीं शताब्दी का हिंद महासागर समुद्री व्यापार विविध समाजों के बीच शांतिपूर्ण और वाणिज्यिक सहयोग का प्रतीक था। यह एक विकेंद्रीकृत लेकिन कुशल व्यापार प्रणाली थी जिसने आगे चलकर वैश्विक व्यापार नेटवर्क के विकास की नींव रखी। सो यहाँ पे देखो गाइस, एक अभी आपको जाना नहीं है वीडियो को छोड़कर, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि ज्वाइन कर लो हमारा व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आती है या लाइव क्लास होगी तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड करूँगी, व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़िए, वो ज़रूरी है उसको ज्वाइन करना। उसमें ऑलरेडी मेरे पास अराउंड 1 के बच्चे हैं उसके अंदर, इग्नू के ही। तो आप लोग भी जुड़िए उसमें, मैं चाहती हूँ। और जो भी आपके क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ वगैरह के लिंक जो है वो भी हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, जैसे आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर करूँ, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट में भी बता सकते हो। ओके।